हेलो दोस्तों, हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। बात आज से लगभग 1 साल पहले की है। सर्दी अपनी पूरी चरम पर थी। मेरे पीहर में कोई शादी का प्रोग्राम था। मम्मी पापा का फोन आया और बताया कि मेरे चाचा के लड़के की शादी 12 दिसंबर को तय हो गई है और मुझे मेरे पति को बच्चों से ही 4-5 दिन पहले के लिए बुलाया गया है। बात करते करते मेरी चाची और चाचा जी से मेरी भी बात करवाई तो चाचा और चाची ने कहा, सालू पिछली बार जब तू आई थी तो तूने वादा किया था कि भाई की शादी में 5 दिन पहले आएगी। अब शादी आ गई है तो अपना वादा भूलना नहीं और पूरे परिवार के साथ 4-5 दिन पहले पहुंच जाना और शादी की जिम्मेदारी संभालो आकर। मैं भी बहुत उतावली हो रही थी अपने भाई की शादी में जाने के लिए, तो मैंने चाचा और चाची को बोला, ठीक है, हम बस 5 दिन पहले पहुंच जाएंगे। शाम को जब पति ऑफिस से आए तो मैंने उन्हें बताया, कुणाल की शादी तय हो गई है 12 दिसंबर को, तो आप कल ही छुट्टी की एप्लीकेशन लगा दो, हमें 5 दिन पहले जाना है। पति ने कहा, 9 और 10 दिसंबर को तो हमारे बैंक की 2 नई ब्रांच का उद्घाटन अपने शहर में होने वाला है और बॉस ने पूरी जिम्मेदारी मुझे दी है, तो मैं शादी में 11 दिसंबर को ही आ पाऊंगा और बच्चों के भी पेपर शुरू होने वाले हैं, वो भी 25 दिसंबर से पहले खत्म नहीं होंगे। और फिर मुझसे बोले, तुम कार लेकर चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। मैंने भी सोचा कि पति के बाद आज बाद में आ जाएंगे, अभी अपने भाई की शादी से पहले से जाने के लिए प्रोग्राम बनाया, क्यों कैंसिल करना। फिर मैंने मेरी सासू माँ को फोन किया, बोली, मम्मी जी आप प्लीज घर आ जाइए, मुझे कुणाल की शादी में जाना और बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो बच्चों की देखभाल के लिए आपको यहीं आना पड़ेगा। सासू जी ने कहा, बेटी तुम आराम से जाओ, मैं और तेरे ससुर जी दोनों कल शाम को ही तुम्हारे घर आ जाते हैं। अगले दिन जब मेरी सास और ससुर जी दोनों घर पे आए तो मैंने सासू माँ से बोली, मम्मी जी मुझे कुणाल की बहू के लिए पोशाक और कुणाल के लिए अपने घर की तरफ से कुछ कपड़े और सामान लेना है, तो आप मेरे साथ मार्केट चलो। और मैं आपकी मम्मी तैयार होकर शाम को मार्केट चले गए। वहां से कुणाल की पत्नी के लिए मैं कुछ घर से पोशाक और कुणाल के लिए कपड़े भी ले लिए और शाम तक वापस घर आ गए। कुछ दिन बाद मुझे पीहर जाना था। पीहर जाने वाले दिन से पहले रात में मैंने और मेरे पति ने जमकर प्यार किया। मैंने पति को बोला, मैं तुम्हारे बिना 4-5 दिन कैसे रहूंगी जानो, मुझे रोज इनकी जरूरत होती है और वहाँ शादी में भी जब तुम आओगे तो रात में मिलना हो पाएगा नहीं, इसलिए मुझे जमकर खुश कर दो। मेरे मुंह में यह सब सुनकर मेरे पति भी जोश में आ गए और हम दोनों ने पूरी रात काम किया हमारे प्यार के काम में। सुबह के 4 बज गए थे। मुझे थकावट की वजह से नींद आने लगी। इतनी मस्ती करने के बाद सुबह 10 बजे उठी तो सासू माँ ने बोला कि तुम्हें आज इतनी देर तक क्यों उठा। मैंने कहा, मम्मी जी कल रात मैंने हल्का सा बुखार आ गया था तो गोली लेकर सो गई थी, इसलिए आज लेट उठी। अब सासू माँ से कौन समझाए कि किस रात भर जागना पड़ा और आपके बेटे ने मुझे प्यार करने के निहाल कर दिया। एक दिन पहले भी सभी सामान पैक कर लिया था। जाने के बाद तो 2-3 दिन 2 बजे अपने पीहर के लिए मेरी कार लेकर निकल पड़ी। अपने पीहर की तरह मेरे ससुराल से मेरा पीहर लगभग 350 किलोमीटर है। अभी मैं आधी दूर ही तय कर पाई थी जब शाम के 5 बज चुके थे। बरसात की बूंदे गिर रही थी। अचानक से बरसात बहुत तेज होने लगी। मैंने हाईवे पर गाड़ी चलाने के बजाय गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा करके पार्किंग लाइट ऑनलाइन कर दी और गाड़ी के कांच पर वाइपर चालू कर दिए। लगभग आधा घंटे बाद बारिश रुकने का इंतजार किया। जब बारिश कुछ हल्की पड़ी तो मैंने फिर से चलने का प्लान बनाया। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने बार बार सेल बंद चालू किया, गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। मैंने सड़क के आस पास नजर दौड़ाई तो मुझे कहीं भी कोई पास के ढाबा या होटल ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जहां से मैं मदद की आशा की जा सकती थी। शाम के लगभग 6 बनने वाले थे और बादलों और बरसात की वजह से अंधेरा होने लगा था। मेरा दिल बैठने लगा था। मैंने सोचा कि बरसात बंद हो तो मैं गाड़ी से बाहर निकल के किसी की मदद मांग लूं, लेकिन बरसात तो हल्की हल्की भी चालू थी, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं बाहर निकला कुछ दूरी पर देखने के लिए। अचानक मेरी नजर गाड़ी के कुछ दूर पर रोड के किनारे लगे हुए बोर्ड पर पड़ी। बरसात की वजह से उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने गाड़ी के अंदर से कपड़े के शीशे को साफ किया और बाहर भी वाइपर को तेज कर दिया तो मुझे दिखा कि बड़े बड़े अक्षरों में एक नंबर लिखा था। बारिश की वजह से और क्या लिखा था बहुत कम समझ में आ रहा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद हो सकता है किसी ढाबे या गैरेज या किसी होटल का नंबर हो। मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आई। मैंने तुरंत अपना सेल फोन लिया और बोर्ड पर लिखे नंबरों को डायल कर दिया और घंटे जाने लगे। सामने कॉल रिसीव हुआ और एक मर्दाना आवाज आई, हेलो। मैंने कहा, हाँ जी, कौन बोल रहा है? पावन मोटर कह रहे हो?
पवन मोटर से बोल रहे हो क्या? आप कौन बोल रहे हो? मैं शालिनी बोल रही हूँ। यहाँ अजमेर से बाहर बाईपास मेरी आगे मेरी गाड़ी खराब हो गई है और सामने एक बोर्ड पर नंबर लिखा है। अगर आप वहीं कहीं आसपास में है तो प्लीज आप आ जाओगे। हाँ मैडम, मैं बस पहुंचता हूँ। आप अपनी लोकेशन भेज दीजिए। अब अगर उसने फोन काट दिया, मैंने जल्दी से उसे लोकेशन भेजी। लगभग 10 मिनट बाद एक कार मेरी कार के पास आकर रुकी और उसमें एक आदमी छाता लेकर भागता हुआ मेरी गाड़ी के पास आया। तो मैंने अपनी कार का शीशे नीचे किया। वो बोला, शालिनी जी। मैंने कहा, जी मैं पवन, आपने कॉल किया था जो पवन जी, सॉरी मैंने आपको इतना बारिश में बुलाया पर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अरे नहीं मैडम, इट्स ओके। और वैसे भी कस्टमर को जरूरत के समय सर्विसिंग देना तो हमारा काम है। आप गाड़ी का बोनट खोलिए, मैं देखता हूँ प्रॉब्लम कहाँ है। मैंने कहा ओके। वह गाड़ी के आगे बोनट की तरफ गया और बोनट खोलकर देखने लगा। बाहर हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था और मुझे जल्दी से जल्दी अपने पियर पहुंचना था, लेकिन अभी तो आधा सफर बाकी था और यह गाड़ी बीच में ही धोखा दे गई। औरतों को अच्छा लगता है जहाँ मौका मिल जाए सजना संवरना शुरू। मैंने भी आदत के अनुसार अपने बैग से छोटा सा कांच और लिपस्टिक निकाली और होठों पर लिपस्टिक लगाने लगी। तभी मैंने देखा कि उस आदमी का ध्यान गाड़ी सही करने में कम था और मुझे लिपस्टिक लगाते हुए देखने में ज्यादा। वह गौर से मुझे देख रहा था। यह बातें मैंने नोट की। मैंने कांच से ही उसको देखने लगी। जैसे ही हमारी नजर आपस में मिली तो उसने नजरें झुका ली और बोनेट के अंदर झांकने लग गया। मैंने उसकी नजरों को तार लिया था कि मुझे किस नजर से घूर रहा है। उसकी नजर साफ साफ बयान कर रही थी कि अगर मैं उसको मिल जाऊं तो वह अभी इस बरसात में खेल खेलना शुरू कर दे। मुझे भी शरारत सूझी। मैंने लिपस्टिक अपने बैग में रखा और फेस पाउडर निकाल कर लगाने लगी और चोट नजरों से उसको देखने लगी। वो भी मुझे तिरछी नजरों से देखने लगा। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और बरसात में ही बाहर आ गई और उसने पूछा, क्या प्रॉब्लम है? कुछ पता चला? जैसे ही उनसे मुझे बाहर देखा तो अचानक से बोला, अरे मैडम आप बाहर क्यों आ गई? प्लीज आप अंदर जाइए, मैं बताता हूँ आपको। आप भीग जाएगी पूरी। मैंने कहा कोई बात नहीं। वो बोला, प्लीज आप अंदर जाइए, बरसात बहुत तेज हो रही थी, आप भीग जाओगी पूरी। उसमें मेरी कार का गेट खोला और मुझे अंदर जाने को बोला। मैं वापस कार के अंदर गई, लेकिन इतनी तेज बारिश के कारण मैं पूरी तरह भीग चुकी थी। वो वापस बोनेट की तरफ देखने लगा। मैंने कांच में अपना चेहरा देखा तो फेस पाउडर पूरी तरह भीग चुका था। मैंने सोचा यह तौलिया अपने बैग से निकाल कर मुंह को साफ किया। मेरी साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी, मेरे बदन से चिपक गई। एक तो सर्दी का शाम और ऊपर से बारिश के कारण मैं पूरी भीग चुकी थी। मुझे तेज सर्दी लगने लगी और मेरे शरीर कांपने लगे। मैंने अपने कान से उसको देखा। उसका ध्यान अब भी मेरी तरफ था। मैं खुद को तौलियों से साफ करने लगी थी। मेरी इस हरकत को बड़े गौर से और तिरछी नजरों से देख रहा था। मैंने उसकी चोरी पकड़ ली। एकदम सख्त कर गया और बोनेट नीचे करके मेरे पास आया और बोला, मैडम गाड़ी के कार्बोनेट में कुछ प्रॉब्लम है। ओह अच्छा, अब क्या होगा पवन? पवन बोला, तो अभी गाड़ी को गैरेज में जाना पड़ेगा। मैंने कह दिया ठीक है, लेकिन गैरेज के लिए इतनी दूर है? उसने जवाब दिया, मैडम ज्यादा दूर नहीं है। फिर उसने अपनी कार से मेरी कार की टोजन की और धीरे धीरे करके मेरी गाड़ी को अपने गैरेज लेकर आया। जब तक हम गैरेज पहुंचे तब तक काफी अंधेरा हो चुका था और बरसात भी बंद हो चुकी थी। उसके गैरेज में काम करने वाले सभी जा चुके थे। उसका मकान यूं ही कालो की रूम भी गैरेज के ही अंदर था। वह गैरेज में गाड़ी छोड़कर बाहर निकला और मेरी गाड़ी का दरवाजा खोला। उसने मुझे बाहर आने को बोला और खुद अपने रूम की तरफ गया। बाहर शांति की लाइट ऑन की और रूम का ताला खोलने लगा। मैं जैसे ही बाहर आई तो एकदम चली थी कि अचानक वहां पे पड़े सामान ने मुझे ठोकर लगे। मैं गिरती गिरती बची। मेरी सारू का पल्लू नीचे गिरा। मेरे मुंह से जैसे उसने आवाज सुनी तो एकदम पीछे की तरफ देखा। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और बिना आंख पर झपकाए मुझे देखते रहा। मैंने फिर एक बार उसकी चोरी पकड़ ली, लेकिन उसकी बात उसने नजरें नीचे नहीं की बल्कि मुझे घूर कर देख रहा था। मैंने देखा कि उसकी हालत खराब हो गई थी। हम दोनों की आपस में नजरें मिली। उसके चेहरे पर चमक आ गई और वह अचानक से मेरे पास आया। बोला, शालिनी जी आपको कहीं लगी तो नहीं? मैं भी खड़ी हो गई और खुद के कपड़े सही किए और उसकी तरफ नजर गिराकर सामने मुस्कुराकर बोलने लगी तो मेरे पर हलचल कहीं और हुई है शायद। वह भी मुस्कुराकर बोला, चलिए अंदर। उसके बोलने का अंदाजा ऐसा था जैसे मुझे खेल खेलने के लिए बोल रहा हो। मैं उसके पीछे उसके रूम में गई और अंदर जाते ही उसने बोला, सॉरी थोड़ा गंदा है। मैंने कहा इट्स ओके। अपने बेड को साफ किया और बोला, आप यहाँ बैठिए, तब तक मैं देखता हूँ कि कार्बोनेट में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाहर जाते ही मैंने बालों को सुखाने लगी। मैं पूरी तरह भीग चुकी थी। धीरे धीरे अपने बालों को सुखा रही थी और साड़ी के पल्लू को भी सुखा रही थी।
वह बाहर से धीरे धीरे मुझे देख रहा था। मेरी नजरें एक बार फिर उससे मिली और उसने पूछा, गाड़ी कितनी देर में सही हो जाएंगे? फिर मुझसे बोला, मैडम इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, नया ऑयल डालना पड़ेगा। मुझे उसकी हरकत यह बात समझ में आ गई थी कि मुझे पता चल गया कि वो किस इंजन और किस ऑयल की बात कर रहा है। मैंने भी उसके सामने मुस्कुराते हुए बांधा छोड़ा और उसका कहा कि कुछ मेरी गाड़ी के इंजन में नया ऑयल डाल दो, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगी। शायद वह भी मेरी इस बात का मतलब समझ चुका था। मैं वापस से अपने बालों को सुखाने लगी और अचानक से वह अंदर आया और बोला, अरे मैडम आप तो बहुत गीली हो चुकी हो। मैंने कहा, वो तो है। वो बोला, तो 1 मिनट रुकिए, आपको तौलिया देता हूँ। उसने मुझे तौलिया दिया और जाते समय पूरा दरवाजा खोलकर चला गया। शायद वह भी कुछ देखना चाहता है। मैं उसके सामने उससे की तौलिए से अपने शरीर को पोंछने लगी और बालों को सुखाने लगी। फिर मैंने उसकी तरफ देखा और पैरों को भी पोंछने लगी। उसकी नजर बार बार मिल रही थी। वह भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरी नजरों से बचकर खुद को एडजस्ट कर रहा था, लेकिन मैंने उसको ऐसा करते हुए देख लिया और एक कातिल मुस्कान उसकी तरफ छोड़ दिया। अचानक मुझे जोर से छींक आ गई तो वह बोला, शालिनी जी आप ठीक तो है? मैं बोली, हाँ। उसने कहा, लगता है बारिश में भीगने की वजह से आपको जुकाम हो गया है। आप कहो तो मैं आपको आपके घर छोड़ सकता हूँ, आपकी गाड़ी में सुबह पहुंचा दूंगा। मैं जोर से हंसी और बोली, घर? हाँ घर। आप कहाँ? चलो, दूर है, चलोगे? वो चौंका और बोला, हमने 150 किलोमीटर है। कहा। वो एकदम चुप हो गया। गाड़ी में अपना काम वापस करने लगा। कुछ देर बाद वह वापस बोला, लेकिन आपके कपड़े वह तो पूरी तरह गीली हो चुके। मैंने कहा, हाँ वो तो है, अगर आप ज्यादा देर तक इन्हीं कपड़ों में रहे तो आपको सर्दी लग जाएगी। मैं बोली, मेरी गाड़ी में बैग पड़ा है, क्या तुम वो मुझे दे सकते हो? तो उसने गाड़ी में से बैग निकाला और मुझे देने आया। मैंने नोटिस किया कि उसकी हालत अब भी खराब थी। मैं उसी की तरफ देख रही हूँ। उसने भी इस बात पर गौर किया और बोला, आप चेंज कर लीजिए। मैंने अपने बैग से टी शर्ट निकाला जो बहुत लंबा था, मेरे घुटनों तक आता था। मैं घर में ज्यादातर ऐसी टी शर्ट पहनकर ही रहती थी। वह अभी तक वही खड़ा था। हम दोनों की आंखें मिली तो उसको पता चला कि मैं चेंज करने वाली हूँ। उसने बोला, मैं बाहर जाता हूँ, आप चेंज कर लीजिए। उसने जाते समय आधा ही गेट बंद किया। अचानक मेरी नजर उस पर पड़ी। वह केवल मुझे ही बाहर से देख रहा था। मैंने भी उसे आंखें मिलाई और मुस्कुराती रही और कुछ देर बाद वही खड़ी रही। फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर उसने सामने दरवाजे पर आई और मुस्कुराकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद टी शर्ट पहनकर दरवाजा खोला। मैंने पैरों में कुछ नहीं पहना था। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हारे पास कोई ट्राउजर है जो मैं पहन सकूं? उसने कहा, हाँ शालिनी जी, मैं आपको देता हूँ। और उसने अपना एक ट्राउजर मुझे दिया। मैंने फिर दरवाजा बंद किया और ट्राउजर पहनने की कोशिश की, मगर ट्राउजर मुझे फिट नहीं आया, बहुत लंबा था। तो मैंने दरवाजा खोलकर पूछा, तुम्हारा कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं है? उसने कहा, क्या? मैंने कहा, ट्राउजर। और क्या? यह ट्राउजर बहुत लंबा है। फिर एक और कान छोड़ा और उसको पूछा, वैसे तुम्हारा साइज क्या है? वो एकदम चौंक कर बोला, मतलब? मैंने कहा, अरे मैं यह पूछ रही हूँ कि कपड़ों में साइज क्या है, एल है, एक्सल है या डबल एक्सल है? उसने कहा, शालिनी जी यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लड़के लोग मॉल में जाते हैं, वहाँ पर पहनते हैं, जो फिट जाता है उसको लेकर आ जाते हैं। तुम लड़कों का सही है, कुछ भी पहन लिया। हम औरतों और लड़कियों की फिटिंग का हमेशा प्रॉब्लम होता है। ब्लाउज का, सूट का 1 इंच भी कम ज्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाती है। चलो टी शर्ट ही सही है, ये भी काफी लंबा है। यह साड़ी कहाँ सुखाऊं? वह बोला, दूसरे रूम में आप सुखा दीजिए और पंखा ऑन कर दीजिए, बाहर तो बहुत नमी है, सर्दी में नहीं सूख पाएगी। मैंने दूसरे रूम में पंखा ऑन करके अपनी साड़ी सुखाने डाल दी और ये टी शर्ट में ही बाहर आ गई। उसने बोला, अच्छा अच्छा हुआ आज कपड़े चेंज कर लिए, नहीं तो गीली ही मर जाती। तो पवन बोला, नहीं नहीं मैडम, मैं आपको ऐसे नहीं मरने देता, कस्टमर का ध्यान रखना हमारा काम है। मैंने उससे कहा, पवन सर्दी बहुत लग रही है। तो मैंने उसका उसने कहा, मैडम सर्दी पुराने का इलाज है मेरे पास, कहो। तो मैंने कहा, क्या? तो अचानक दूसरे रूम की तरफ चला गया और कुछ देर बाद वापस केतली लेकर आया और बोला, लीजिए शालिनी जी, उड़ाइए अपनी सर्दी। मैंने उसके हाथ में गिलास और केतली पकड़ ली। वह केतली पकड़े और हम दोनों एक साथ दूसरे के साथों में टच हुए। उसके हाथ का टच होते ही मेरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। उसकी आंखों में देखने लगी। वो भी मेरी आंखों में देख रहा था और बोला, शालिनी जी एक और इलाज भी है सर्दी उड़ाने का। मैं किसकी बातों का मतलब अच्छे से समझ गई थी, लेकिन अनजान बनते हुए उसको कहा, अभी तो यह गम चाय ही सही है, बाकी इलाज बाद में देखेंगे। अगर यह इलाज काम नहीं किया तो मैंने पूछा, तुम चाय नहीं पीते क्या? तो वो बोला, कभी कभी, लेकिन काम के वक्त तो कभी नहीं। चाय पीने से मुझे जलन होती है। मैंने कहा, तुम्हारी मर्जी, वैसा यह वक्त काम का
तो नहीं है, अगर बुरा न मानो तो क्या तुम मुझे गिलास धोकर दे सकते हो? उसने हाँ भरी और एक गिलास धोकर लाया। वह गिलास, एक गिलास ही क्यों लाए हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं ना पीऊं यह चाय? मेरे यह कहते हुए वो बोला, अरे नहीं मैडम, यह आपके लिए ही है, आप लीजिए, मैं नहीं पी सकता। मैंने हाथ से गिलास लिया और उसमें चाय डालकर पीने लगी। वह भी वापस बाहर कार के बोनेट पर जाकर वह सही करने लगा। मैंने उससे पूछा, और कौन कौन है तुम्हारे घर में? वह तो बोला, अभी तो सभी किसी की शादी में गए हो। मैंने उसको कहा, इडियट, और कौन कौन रहता है तुम्हारे घर में, यह पूछ रही हूँ? ओह ऐसे, माँ, पिताजी और एक छोटा भाई। शादी नहीं हुई है तुम्हारी? मैंने उससे पूछा। अरे इतनी जल्दी कहाँ मैडम जी, अभी पैरों पर तो खड़ा हो जाओ। अब मैंने भी जबरदस्त तीर मारा और बोला, बहुत कुछ होने लगा है, तुम अभी पैरों पर अटके हुए हो, वह भी कोई बच्चा नहीं हो तुम। एकदम मेरी बात सही पकड़ गए मैडम। अब मैंने भी उसको उकसाना शुरू कर दिया था और बातों का टॉपिक दूसरी तरफ कर दिया था। गर्लफ्रेंड तो पक्की होगी तुम्हारी? पवन, नहीं मैडम, काम से फुर्सत ही कहाँ मिलता है। मैंने कहा, मतलब ड्राइंग के नाम पर सिर्फ गाड़ियों को ही चलाया है? गुड, कैरी ऑन। अब शायद वह भी मेरी बातों को समझ गया था और पूरे मुझे अपने पास बुलाने के लिए बोला, अरे मैडम जरा यहाँ आ सकते हो, आप पकड़ना है। मैंने उसकी ओर देखा, एकदम बोला, पाना। मैंने कहा, क्या पकड़ना है? तो पाना, तो वह हिम्मत करके बोला, पाना। मैं उसकी ओर देखकर बोली, वो क्या है ना कि नट बोल्ट खुल नहीं रहा है। तो मैंने गिलास नीचे रखी और बाहर गाड़ी के पास आ गई। उसके नजदीक आकर धीरे से बोली, एक नट भी नहीं खुल रहा है। तो वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, मुझे पानी पकड़ाने तो हुए बोला, मैडम थोड़ा कसकर पकड़ना, बहुत टाइट है। मैंने पाना पकड़ा और उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराकर बोली, चिंता मत करो, मेरी पकड़ बहुत मजबूत है, मैं एक बार पकड़ने के बाद छोड़ती नहीं। फिर मैंने नट में पाना लगाया और वह दूसरे पाने में नट खोलने लगा। ऐसे ही मैं गाड़ी सही करने में उसका साथ देने लगी और हमारे साथ के लिए होने लगी। अब हम काम हो रहा था और एक दूसरे की उंगलियां और हाथों को छूने से कम ज्यादा हो रहा था। अब हमारे दोनों बीच फासला बहुत कम था। पवन अपना हाथ मेरी कमर के पीछे निकालते हुए मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, मैडम आपने तो कहा था कि आप एक बार पकड़ने के बाद छोड़ती नहीं, पर आपने तो बहुत हल्के से पकड़ा हुआ है। आप थोड़ा टाइट पकड़ लो तो फिर गाड़ी तेज कैसे दौड़ेगी? मैंने अपने हाथ को उसके हाथों में ही मिलाते हुए बोली, तुम जैसे पकड़ना चाहो तो पकड़ लूंगी, पर मेरी गाड़ी तेज दौड़ानी चाहिए। मैडम आप गाड़ी के स्पीड में दौड़ना पसंद करती हैं? मैं थोड़ा एडजस्ट करते हुए बोली, जितनी तुम रेस कर दो कि मैं उतना दौड़ लूंगी। गाड़ी की हम दोनों की नजर आपस में मिली और दोनों को होठ आपस में मिलाने के आतुर होने लगे। उसने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपनी ओर खींचा। मेरे मुंह से भी पाना छूट चुका था और मेरे दोनों हाथ उसकी पीठ पर आ चुके थे। उसने भी अपने दूसरे हाथ को पाना नीचे गिरा दिया और मुझे गले से लगा लिया। उसका एक हाथ मेरे बालों को सहलाने लगा, दूसरा कंधे पर चूमने लगा और मैंने भी अपने एक हाथ से उसके गर्दन के ऊपर बालों को घुमाना शुरू कर दिया। मैंने तो ऐसा किया कि जल्दी से गाड़ी पर चल पड़े, लेकिन अब मुझे कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि आज रात इस गैरेज में गुजरने वाली इस ठंड और बरसात की रात में खेलना शुरू चल रहा था। रात की ठंडी ठंडी हवाएं बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने उसको बड़े ही शरारती ढंग से पूछा, ड्यूटी से फ्री हो गए हो क्या? तो तुम्हारे लिए भी एक गिलास चाय डाल दूं? उसने कहा, हाँ सलीनी जी, आप आज की रात ठंडी और गर्म चाय का मजा लेना चाहता हूँ, आप जल्दी से मेरे लिए भी एक गिलास चाय डाल दो। मैं उसकी गिरफ्त से आजाद होते हुए कमरे में गई और उसको भी उंगलियों के अंदर आने के लिए इशारा किया। मैंने गिलास उठाया और चाय डालकर उसको देने लगी। वह बोला, ऐसा नहीं सलीनी जी। मैं बोली, तो कैसे? वह मेरे हाथों से गिलास को लेता हुआ बोला, पहले आप एक घूंट पी लीजिए। मैं घूंट लेने के लिए आगे बढ़ी तो उसने गिलास को मेरे होठों से लगा दिया और मुझे चाय पिलाने लगा। जब मैंने एक घूंट ले लिया तो उसने गिलास मेज पर रख दिया और अचानक मुझे अपनी बाहों में जकड़ कर किस करने लगा। उसने चलो भाई ऐसा किया, फिर कहा, चाय पीने का असली मजा तो आज आया। फिर मुझे देखते हुए बोला, शालिनी जी हवा बहुत तेज है, मैं दरवाजा और खिड़की बंद कर देता हूँ। अचानक से बाहर गया और जल्दी से उसने गाड़ी के दरवाजा बंद किया और बोनेट के नीचे करके गाड़ी को लॉक किया और अंदर आकर दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगा। जैसे ही वो मेरे पास आया तो अचानक से उसको पकड़ लिया। अगले ही पल मैंने उसको गले लगाकर किस कर दी। शुरुआत में उसे पता ही चला कि क्या हो रहा है, पर बाद में मेरा साथ देने लगा। थोड़ी देर बाद हम अलग हुए, हमारी आंखें मिली तो मैंने शर्म से आंखें बंद कर ली, उसके कंधे पर अपना मुंह छुपा लिया। अरे शालिनी जी, शर्मा क्यों रही है? मेरे बालों को सहलाते हुए उसने पूछा। प्लीज मुझे शालिनी जी मत कहो, मुझे केवल सालू कहो, बस मुझे प्यार से सालू ही बुलाते हैं, मैंने कहा। उसने भी मेरी आंखों में आंख डालते हुए हाँ में भरी
और धीरे से मेरे कान के पास अपना मुंह लेकर धीरे से मेरे कान में कहा, सालू तुम तो बड़ी चालू, सच कहूँ तो देखते ही तुम मुझे पसंद आ गई। जब तुम्हें पहली बार रोड पर काम करते देखा, मैंने शर्माकर अपना मुंह अपने हाथों से छुपा लिया। पवन ने मेरा हाथ मेरे मुंह से हटाते हुए बोला, सालू डार्लिंग, इसमें शर्माना कैसा, तो कैसे क्या करूं और क्या करूं, वक्त यह गाड़ी बड़ी जालिम है। मेरे पति ने कल रात ही बहुत काम किया इस पे, फिर भी यह मानता ही नहीं और हर समय किसी से काम की चाह रखता है। सालू आज तुम्हारी गाड़ी अच्छे से ठीक कर दूंगा और तुम रोज अपनी गाड़ी मेरे गैरेज में ही लगाओगे इंजन पानी से खुलवाने के लिए। सालू यह सपना तो नहीं है ना, मुझे एक चुटकी काटो ना। मैंने कभी जिंदगी में भी ऐसा नहीं सोचा था कि खूबसूरत लड़की मेरे गैरेज में आएगी। आज मैं गाड़ी के इंजन में ऑयल डालकर इसको एकदम नया बना दूंगा। आज के बाद यह इंजन बहुत ज्यादा एवरेज देगा। पवन यह सोच रहा है, रुको अभी यकीन हो जाएगा, कहकर मैंने उसको चुटकी काट ली। पवन ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, अब असली काम शुरू करें। मेरे सर हिलाने की देर थी कि उसने अपना खेल शुरू किया। डर भी लग रहा था कि कहीं कोई और इस गैरेज में ना आ जाए, हमें देख न ले। पवन अब और जोश में आकर काम कर रहा था, तो अब खुद ही चाहती थी कि पवन तेज तेज काम करना आराम करे और मैं आनंद में जाने क्या बोल रही थी। पवन चुपचाप काम करने लगा। दिसंबर की सर्दी में भी पवन के माथे पर पसीना दिख रहा था। काफी देर से वह काम कर रहा था। पूरे कमरे में मेरी और पवन की आवाजें गूंज रही थी। मैंने अपने काम से फ्री हो चुकी थी और कुछ ही देर बाद पवन भी अपने काम से फ्री होकर बेड पे गिर गया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।